हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्यों ज़रूरी है, किन में होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये 28 डेज़ की जो साइकिल होती है इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये कितने दिन चलता है, इसका नाम क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेल फीमेल बॉयज़ और गर्ल्स सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप लोगों को होप समझ में भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन का आना, एमसी का आना, ब्लीडिंग होना, हिंदी में रजोधर्म, ठीक, इन सब नामों से हम लोग इसको जानते हैं। अब ये शुरुआत कब होती है इसकी शुरुआत फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होती है। जब किसी फीमेल में प्यूबर्टी एज शुरू होती है उस टाइम पर सबसे बड़ा और सबसे मेन सिम्टम यही होता है कि उसमें पीरियड का शुरू हो जाना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू हो जाना। मेल और फीमेल दोनों में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि फीमेल्स में ये 28 डेज़ की एक साइकिल शुरू हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, बट मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, फीमेल्स में क्या होता है इस टाइम पर, फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं फीमेल्स में और मेल्स में भी होते हैं। फीमेल्स में लेकिन जो ये चेंज सबसे बड़ा होता है और डिफरेंशिएट आप जिसको कर सकते हैं मेल से, कि इस टाइम पर फीमेल्स में ये साइकिल शुरू होती है जो कि 28 डेज़ की होती है। ठीक है, इसमें जब फीमेल को जब पहला पीरियड उसका शुरू होता है इसको कहते हैं मेनार्के। प्यूबर्टी एज में जब पहला पीरियड पहली बार ब्लीडिंग शुरू होती है इसको कहते हैं मेनार्के। ठीक है, देखिए फीमेल्स में एग के फॉर्मेशन की शुरू होने का भी एक टाइम है और ख़त्म होने का भी एक टाइम है। शुरुआत एज ही प्यूबर्टी एज है जो कि 10 to 13 या 14 तक वेरी कर सकती है। और मेल्स में जो ये प्यूबर्टी एज है वो 13 to 16 होती है। ठीक है, मेल्स में भी बहुत सारे हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। बियर्ड का आ जाना, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, वोकल जो कॉर्ड है, वोकल जो वॉइस है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, ये सारे चेंजेस मेल्स में भी आते हैं। जेराइटल एरिया का ब्लैक हो जाना, उन पर हेयर्स की ग्रोथ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है मेन वो यही है कि फीमेल्स में ही साइकिल का शुरू हो जाना। इसमें क्या होता है, एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है फीमेल्स के अंदर। और ये बंद कब होता है, एग का फॉर्मेशन जब बंद होता है उस एज को कहते हैं हमारी मेनोपॉज। फीमेल्स में मेनोपॉज का मतलब कि ये साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी प्यूबर्टी एज पे शुरू हुई थी, अब वो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये प्रोसेस तुरंत नहीं ख़त्म होता, समय लगता है इसमें। तो इसकी जो एज है वो अराउंड 50 to 55, किसी किसी में 45 से ही शुरू हो जाती है और 55 तक चलती है। ठीक है, तो ये इस पीरियड में कभी भी ये जो साइकिल है ये आपकी बंद हो सकती है, ये वेरी करती है। ठीक है, इस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज का होना। ठीक, शुरुआत को क्या कहते हैं, मेनार्के, जब शुरू होता है पीरियड, और जब ख़त्म होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। क्लियर है। लेकिन अब ये मेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल्स में अगर एक बार स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो गया एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसी टाइम पर उनके पर भी शुरू होता है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ बनता है उनके में कोई भी ऐसा बंद होने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मेल्स में जब स्पर्म का फॉर्मेशन एक बार शुरू हुआ तो वो उनके लॉन्ग लाइफ चलेगा। ठीक, लेकिन फीमेल्स में क्या है, पहली बात तो ये कि ये शुरू होने और ख़त्म होने का एक टाइम पीरियड है जिसको हम मेनार्के और मेनोपॉज कहते हैं। और दूसरा क्या, ये 28 डेज़ की साइकिल होती है जिसमें एग का फॉर्मेशन होता है, फिर एग डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, लेकिन अगर इसी पीरियड में कहीं से भी स्पर्म से फ्यूज़न हो जाता है एग का तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अभी प्रोसेस को हम डिटेल में आपको आगे समझाएंगे। अभी एक आपको आउटलुक दे रहे हैं कि इसमें प्रोसेस में होता क्या है, आप ये समझ लीजिए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन तो शुरू हो गया। ठीक है, ओवरीज में एग का फॉर्मेशन शुरू हुआ और वो फैलोपियन ट्यूब तक चली गई। फैलोपियन ट्यूब में वो वेट करती है कि अगर स्पर्म आकर फ्यूज़ करता है
तो ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, किसी भी स्पर्म से एग का फ्यूज़न नहीं होता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो ये एग है वो आकर जो यूट्रस की जो इनर वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूट्रस की जो सबसे इनर वॉल होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये एग वहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है और जो ये एग है, जो oocyte है, ये क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा, वो टूट कर झड़ कर ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग के रूप में फीमेल से बाहर आ जाता है। प्रोसीजर समझ में आया। अगर इस एग का जो कि ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक एग पहुंचा, ठीक है, अगर वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में अगर किसी भी स्पर्म के साथ इसका फ्यूज़न नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्यूज़न हो गया तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा यूट्रस में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये एग है, ये जिसको कि हम oocyte कह रहे हैं, ये oocyte और एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस की सबसे इनर वॉल है, ये दोनों ही इनर वॉल भी प्रिपेयर की हर महीने प्रिपेयर होती है, एंडोमेट्रियम जिसको कहा जाता है, ये हर महीने प्रिपेयर होती है कि अगर फ्यूज़न हो गया तो हम यहाँ पर ज़ाइगोट का फॉर्मेशन शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, तो फिर ये कहती है कि ये तो बेकार है, कोई इसका यूज़ नहीं है, तो फिर ये एंडोमेट्रियम और oocyte दोनों ही ब्लीडिंग के साथ बाहर की ओर बॉडी से आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट महीने से, नेक्स्ट मंथ से जब बाहर आ गया, ये प्रोसीजर जो ब्लीडिंग का होता है ये 5 दिन चलता है, मोस्टली 5 दिन का होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये हो सकता है, वेरी करता है, ठीक है। तो ये 5 दिन बाद से फिर से यूट्रस की वॉल वो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है और ओवरी उस एग को रिलीज़ करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि 28 डेज़ का होता है। 28 डेज़ के शुरुआत में क्या होगा, एंडोमेट्रियम अपनी वॉल फिर से धीरे धीरे प्रिपेयर करेगी, ठीक है। फिर जो ओवरी होती है वो एग का फॉर्मेशन शुरू करेगी और क्या होगा, फिर वो फैलोपियन ट्यूब को देगी। 14-15 डेज़ के आसपास वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस टाइम पीरियड पर अगर स्पर्म से फिर से अगर कोई भी फ्यूज़न नहीं होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ज़ाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फिर वो उस एग का भी कोई काम नहीं है और इस एंडोमेट्रियम ने जो अपनी एक वॉल बनाई है उसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो वो दोनों एक साथ शट डाउन होके ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से फीमेल के बाहर आते हैं, ठीक है। ये तुरंत नहीं आ जाता, इसमें कुछ टाइम लगता है, तो इसको 3 to 5 डेज इस पीरियड में लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोबारा बॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, एंडोमेट्रियम की वॉल और एग का फॉर्मेशन। नेक्स्ट मंथ फिर यही प्रोसीजर होता है। तो इसी प्रोसीजर को, जो ये ब्लीडिंग होती है, इसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि 28 डेज़ की होती है किसी भी फीमेल के अंदर। ये वेरी करती है, किसी में 28 डेज़, किसी में 30, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल इस पर नहीं जाना है, लेकिन इस प्रोसीजर को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ये 28 डेज़ की होती है और इस प्रोसीजर में जो ये ब्लीडिंग होती है ये 5 डेज़ मैक्सिमम, 5 डेज़ 6 डेज़ भी होती है, वेरी करती है, लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो ये 5 डेज़ की होती है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू और प्रॉपर एक चार्ट के थ्रू कैसे होता है ये सारा प्रोसीजर आपको समझाते हैं। तो चलिए उसको आगे। हेलो बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया था कि टॉपिक हमारा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 28 डेज़ का, ठीक है। इस डायग्राम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यूट्राइन साइकिल है और दूसरा है ओवेरियन साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल को 2 पार्ट में बांटा गया है। डिटेल अभी आपको समझाएंगे कि आगे इसको क्यों ऐसे पार्ट में बांटा गया, इनमें क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको थ्योरी में देख लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम पर आते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, the menstruation cycle is a series of natural changes in hormone production and the structure of uterus and the ovaries of the female reproductive system that make pregnancy possible. अब इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये एक सीरीज़ है, 28 डेज़ की होती है, इसलिए इसको सीरीज़ कहा गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एक सीरीज़ है ऑफ अ नेचुरल चेंजेस। जो बॉडी में नेचुरल चेंजेस होते हैं ये उनकी एक सीरीज़ है इन द हार्मोनल प्रोडक्शन,
हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, और इसके यूट्रस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एंड द ओवरीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ओवरीज में भी, ठीक है, ओवरीज में चेंजेस आते हैं, यूट्रस में चेंजेस आते हैं, और कुछ हार्मोन्स में भी, ठीक है, दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल, और ये सारी चीज़ें मिलकर ही किसी फीमेल में प्रेगनेंसी को पॉसिबल भी बना सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर ये क्या होगा, ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले उसको भी देख लेते हैं। द MC मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक अबाउट 28 डेज। अभी आपको हमने ये बात समझाई थी कि जो ये साइकिल है ये कितने डेज़ की होती है बेटा, ये 28 डेज़ की होती है, लेकिन ये वेरी करती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड डेज़ नहीं है कि 28 डेज़ का मतलब 28 डेज़, ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस मीन्स endometrium along with the secondary oocyte, ठीक है, egg means डिग्रीगेट एंड केम आउट विद द ब्लड फ्लो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब अगर इस प्रोसीजर में जो ये नेचुरल चेंजेस बॉडी में 28 डेज़ में होते हैं, अगर इस प्रोसीजर में कहीं भी स्पर्म का अगर फ्यूज़न नहीं होता है एग के साथ, तो क्या होगा, जो ये यूट्रस की इनर वॉल है एंडोमेट्रियम और जो सेकेंडरी oocyte है मतलब कि जो एग है, वो क्या होगा बेटा, वो डिग्रीगेट हो जाएगी, मतलब वो झड़ जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी, और टूट कर कहाँ जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगी फीमेल के, और इसी प्रोसीजर को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब चलो इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। देखिए बेटा, जो ये रेड कलर की आपको यूट्राइन साइकिल में जो ये रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, इसको शो किया जा रहा है कि यहाँ से आपका पीरियड शुरू हुआ है, जो कि 5 डेज़ का है, ठीक है। 1 to 5 डेज़ तक ये पीरियड आपका जो MC कह लीजिए, रजोधर्म कह लीजिए, उसकी शुरुआत, ये हमने ये चीज़ उसको डिनोट किया गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में स्पर्म आकर एग से फ्यूज़ नहीं हुआ है, और क्या हुआ है फिर यहाँ पर, फिर वो जो यूट्रस की इनर वॉल्व होती हैं वो और सेकेंडरी oocyte दोनों मिलकर बॉडी से बाहर आते हैं, और इस प्रोसेस को लगभग 5 दिन लगते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखें। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड दिस 28 डेज साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बिल्कुल अभी समझ में आ गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑल्सो नोन एज MC, मासिक चक्र, ब्लीडिंग का होना और रोज़ा निवृत्ति, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको हमने वैसे तो बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। मेनार्के, मेनार्के वर्ड क्या है बेटा, मेनार्के वर्ड तब कहा जाता है, उस जगह यूज़ किया जाता है जब किसी भी फीमेल में पहली बार पीरियड शुरू होते हैं, उस पहले पीरियड को मेनार्के कहते हैं। मेनार्के इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल और अ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग इन अ फीमेल ह्यूमन। क्लियर है। उसके बाद क्या है, मेनोपॉज। अब मेनोपॉज क्या है, ये हमारा मैच्योरिटी, जब हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी शो करती है प्यूबर्टी एज पर, ये तब शुरू होता है। फीमेल्स में क्या है टाइमिंग इसकी, फीमेल में इसकी 10 to 14 है, वैसे तो अब बहुत घट गई है, लेकिन तब भी एवरेज 10 to 14 ही रखा जा सकता है। और मेनोपॉज की क्या है बेटा, मेनोपॉज की जो एज ग्रुप है वो 45 से 55 के अराउंड होती है, ठीक है, ये वेरी करती है। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब ये ब्लीडिंग, जो ये हमारा पीरियड शुरू हुआ है, ठीक है, प्यूबर्टी एज में, अब वो इस एज पर आकर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। द पीरियड इन अ वुमन लाइफ typically between the age of 45 to 50, ठीक है, when menstruation ceased, इस पीरियड में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला, मेनोपॉज। शुरू होने को मेनार्के और ख़त्म होने को मेनोपॉज। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अभी जो आपको हमने बताया कि 1 से 5 डेज़ तक जो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, अब आप सोचेंगे कि ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड क्यों हो जाता है शुरू, ठीक है,
किसकी कमी से होता है? तो बेटा जब यूट्रस की जो इनर वॉल होती है, जब कोई भी फ्यूज़न नहीं हुआ है स्पर्म का एग के साथ, तब उस कंडीशन में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे यूट्रस तक, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब अगर स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है, तब तो वो हार्मोन्स अपने आप रिलीज़ होते हैं और जो ये वॉल है एंडोमेट्रियम की वो हमारी मेंटेन रहती है। लेकिन जब वो हार्मोन्स नहीं मिल पाते हैं उस एंडोमेट्रियम को, यूट्रस की इनर वॉल को, तो फिर क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाती है, वो झड़ जाती है। और वो हार्मोन्स होते कौन से हैं? एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जब ये दोनों हार्मोन्स बॉडी में नहीं मिल पाते हैं, तब फिर क्या होता है, तब ये धीरे धीरे डिग्रीगेट हो जाती है। लेकिन आफ्टर 5 डेज, ठीक है, क्या होता है, दोबारा हमारी बॉडी, जो हमारा यूट्रस है, वो दोबारा इस वॉल को बनाने के लिए शुरू कर देता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है एक बार आप डायग्राम में देख लीजिए, फिर थ्योरी में समझाते हैं। तो इस पीरियड को 5 डेज तक को हमने बोला मेंस्ट्रुएशन फेज। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये फिर फेज आप देख रहे होंगे जो कि शुरू होता है हमारा कि 6 डेज से लेकर 13 डेज तक। इसको क्या कहते हैं? प्री एवोल्यूटरी फेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कब से शुरू हुआ? ये हमारा 6 डेज से लेके 13 डेज तक का टाइम जो है ये प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है। उसके बाद 14 डेज जो होती है वो हमारी एवोल्यूशन की डेट होती है, मतलब एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। जो एग है ओवरी से जब वो बाहर निकलता है, तो जब वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तब इस कंडीशन को कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन कहा ये 14 डेज पर होता है। अब 15 से लेकर 28 डेज तक के बीच का जो टाइम होता है इसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इस फेज़ में क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो प्रॉपर प्रिपेयर हो चुकी हुई होती है और वो वेट करती है किसी स्पर्म का कि अगर फ्यूज़न होता है तो फिर यहाँ से प्रेगनेंसी वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम में अभी आपने देखा था, जो यूट्रस साइकिल थी हमारी उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। पहला कौन सा है, 1 to 5 डेज वाली, ये कौन सी होती है बेटा? ये मेंस्ट्रुएशन फेज होती है जिस टाइम पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकेंड फेज आता है, ये चलता है 6 डेज से लेके 13 डेज तक, ठीक है। इसको कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, क्लियर है। ये 6 से 13 डेज तक चलता है। इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में जो ओवरी है वो एग का फॉर्मेशन, उसको मैच्योर करने के लिए जो भी एंजाइम, जो भी प्रोसेस होता है वो उस टाइम पर होता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज़ पर, ठीक है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज़ आएगा। इसमें क्या होता है, ये 14 डेज होता है। इसमें जो वॉल होती है फॉलिकल्स की वो रप्चर हो जाती है और जो सेल होता है, जो एग होता है, वो बाहर निकल आता है। बाहर कहाँ निकल आएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोला, ये 14 डेज पर होता है और ये ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये कब से कब तक का है, 15 से 28 डेज का ये पीरियड होता है। इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में जो भी एग ये बाहर निकला है, फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, अब ये वहाँ वेट करेगा, ठीक है। मतलब कि यही टाइम प्रेगनेंसी के लिए सबसे पॉजिटिव सुटेबल होता है, जबकि बेबी कंसीव किया जा सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये 15 to 28 डेज़ वाला जो टाइम होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइम पीरियड, या बुक में कभी एग्ज़ाम में आपके कुछ आता है ऐसा, तो आप इसको आराम से लिख सकती हैं कि जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है 15 से 28 डेज़ का, इसी फेज़ में प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब स्पर्म आकर यहाँ पर फ्यूज़ करेगा एग के साथ तो प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर क्या होगा, 28 डेज़ बाद दोबारा ये मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम की वॉल होगी और जो सेकेंडरी oocyte होगा, वो दोनों क्या होंगे, आपस में मिलकर ब्लड के फ्लो के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम इन चारों फेसेस को बेटा आपको एक एक करके चारों फेसेस को डिटेल में दिखाएंगे कि ये कैसे होता है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए पहला फेज़ है हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज़, अभी आपने समझा था, जो कि 1 to 5 डेज़ का होता है और डायग्राम में हमने इसको रेड कलर से आपको यहाँ पे ये शो किया था, ठीक है। 1 to 5 डेज़ का मेंस्ट्रुएशन फेज़। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा बेटा, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिकम लो,
ठीक है, ये सिचुएशन जब आती है तब क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं फीमेल की बॉडी से, इनका जो लेवल है वो लो हो जाता है ब्लड में। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, जो यूट्राइन वॉल्व होती है, जो यूट्रस की अंदर की वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, इन पर प्रेशर पड़ता है, इन पर खिंचाव आता है जब ये दोनों हार्मोन अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, डिग्रेडेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल, और उससे क्या होगा, जो ये इनर वॉल्व है वो क्या हो जाएगी, वो टूटने लगेगी, वो झड़ने लगेगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ अलॉन्ग विद द सेकेंडरी oocyte एंड ब्लड। अब जो ये एंडोमेट्रियम की वॉल है वो, और जो ये सेकेंडरी oocyte है ये सारे मिलकर क्या करेंगे, ये ब्लड फ्लो के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फ्लो, हमारा मासिक धर्म, ये सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं सेकेंड फेज के बारे में। तो सेकेंड फेज को बेटा हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज इसको बोला जाता है, ये 6 से 13 डेज तक के बीच का होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में आप पहले डायग्राम से थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन से, देखिए ये हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं GMRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक प्रेशर जनरेट करता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GMRH। ठीक है, अब ये GMRH जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रेशर डालता है और वहाँ से कुछ हार्मोन और रिलीज करवाता है। ठीक है, क्यों करवाता है अभी बताते हैं। पहला हार्मोन रिलीज करवाता है FSH, जिसको क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, LH, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो पहला हार्मोन रिलीज हुआ ना FSH, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये FSH क्या करता है, जो ये फॉलिकल्स यहाँ पर अभी शुरू हुए थे ना, देखिए ये वाले पार्ट में, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये इनके मैचुरेशन में काम करता है। जो अब फिर से समझिए, देखिए जो हमारे ओवरीज में हमारे जो एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन इन द सेंस उनका मैचुरेशन, जब वो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स में एग है हमारे, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तभी तो वो रप्चर करता है। फॉलिकल जो रप्चर करके और बाहर निकलेगा और फैलोपियन ट्यूब में वो एग जाएगा, है ना, तो उसके मैचुरेशन के लिए ये FSH हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये ओवरीज में जो ये FSH हार्मोन रिलीज हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उनको ओवरीज के अंदर एग्स को मैच्योर कर रहा है। ठीक है, उस शुरुआती दिनों में, किन शुरुआती दिनों में, 6 से लेकर 13 डेज के अंदर जो ये फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर हो रहे हैं इस हार्मोन के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में वो वॉल प्रिपेयर होगी, यहाँ पर ये एग प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो वॉल क्या करेगी, इसको क्या बोला है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो 6 से लेकर 13 डेज तक, वही वाला सेम टाइम 6 से लेकर 13 डेज तक वाला। ठीक है, तो इसको ओवेरियन साइकिल में हम इसको देख रहे हैं कि FSH हार्मोन जो है वो इसको मैच्योर कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एंडोमेट्रियम की वॉल भी थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो गई है दोबारा। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो हमारा 6 डेज से लेके 13 डेज तक का टाइम है, इसमें जो ये यूट्रस के अंदर की जो वॉल्व है वो दोबारा धीरे धीरे बनना शुरू हो गई है। ठीक है, और उधर क्या होता है, उधर जो हमारे उसमें ओवरीज में जो हमारे एग हैं वो धीरे धीरे वापस अपने आप को मैच्योर करने लगते हैं कि वो रप्चर करके फैलोपियन ट्यूब में दोबारा जाए, जहाँ पर ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ करें। ठीक है, तो FSH हार्मोन जो है वो यहाँ पर निकलेगा और क्या होगा, ये उसको मैच्योर करेगा इस फॉलिकल को। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देख लें पहले। देखिए, तो ब्रेन से क्या हुआ बेटा, ब्रेन से हाइपोथैलेमस से एक एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रेशर पड़ा और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला जिसको कहा गया FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आपको डायग्राम में समझा दिया। अब ये क्या करेगा बेटा, ये एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या होगा, एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मैच्योर करता है। ठीक है,
तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इन सारे फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा कि वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए और रप्चर करके ओव्यूलेशन पीरियड पर आ जाए सेकेंडरी oocyte बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज करेगी, ठीक है, FSH से। फिर इसमें क्या होगा, प्रोलेफ्टिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, इसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर सेल का डिवीज़न शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन से सेल का डिवीज़न शुरू हो जाएगा और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो भी प्रिपेयर होने लगेगी। ठीक है, अब प्रिपेयर तो हो रही है वो तो ठीक है। अब जैसे यहाँ तक का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 13 डेज तक का पीरियड में क्या हुआ कि जो FSH हार्मोन से एस्ट्रोजन निकला उसने क्या oocyte को मैच्योर कर रहा है, वो इधर यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की वॉल भी प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना है, अब इसके बाद बेटा ये होगा कि इस कारण से जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है, अब ये कंटिन्यू तो बनेगा नहीं कि एंडोमेट्रियम की वॉल बनती जा रही है, जब एक टाइम पर मैच्योर हो जाएंगे सारे फॉलिकल्स, जब सारे फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे तब क्या करेगा, तब इसको एक निगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा ब्रेन को। ठीक है, फिर से समझिए अच्छे से कि हमारा जो ब्रेन है वहाँ से हाइपोथैलेमस से प्रेशर पड़ा और जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं उन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रेशर डाला और वहाँ से FSH हार्मोन रिलीज़ किया। FSH हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि हेल्प करता है ये फॉलिकल्स को मैच्योर करने में। कितने दिनों की बात हो रही है, ये हो रही है 6 से 13 डेज तक के बीच की बात कि उस टाइम पीरियड पे ये मैच्योरेशन, जब ये मैच्योरेशन पीरियड हो जाएगा मतलब 13 डेज के आसपास, तब क्या करेगा, अब ये FSH दोबारा हाइपोथैलेमस को, ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि अब आप इसका जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन आप रिलीज़ कर रहे थे अब आप इसको रोक दीजिए, अब आप इसको बंद कर दीजिए क्योंकि सारे मैच्योरेशन हो गए हैं, अब फॉलिकल्स पूरे तरीके से मैच्योर है, अब इस हार्मोन की, अब एस्ट्रोजन हार्मोन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये एक निगेटिव फीडबैक भेजेगा ब्रेन को, एंटीरियर पिट्यूटरी को पहले भेजेगा, फिर वहाँ से ये हाइपोथैलेमस और वापस ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव फीडबैक जाएगा और उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज़ रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या होगा फिर, जब यहाँ तक हो गया अब ये रप्चर करेगी वॉल, फॉलिकल्स की वॉल जो है वो रप्चर करेगी। अब रप्चर करके जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये 14 डेज पर होता है, मैच्योर हुआ 13 डेज तक। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन बंद हो गया निगेटिव फीडबैक के कारण और यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte जो ही बाहर निकला इसको हमने बोल दिया एवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, ये ओव्यूलेशन पीरियड में क्या हुआ, ये बाहर निकला और कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया यूट्रस के। क्लियर है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब ये एवोल्यूशन पीरियड 14 डेज का हो गया। अब इसके बाद 15 से 18 डेज, 28 डेज। चलिए अब इसको नेक्स्ट में देखते हैं। सेकेंड फेज क्लियर हो गया ना, प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या था, हमारा ब्रेन से कुछ हार्मोन रिलीज़ हुए, ठीक है, हाइपोथैलेमस के थ्रू, और एस्ट्रोजन लास्ट में फॉलिकल्स को पूरा मैच्योर कर दिया और निगेटिव फीडबैक के साथ इसने बंद भी कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर फॉलिकल्स रप्चर हुए और अब आ गए हम थर्ड वाले अपने पार्ट पर जिसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ये 14 डेज वाला है जो 14 डेज पे रप्चर होता है। इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, मतलब जो ओवरी से जो एग थे वो बाहर निकले। लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्रिएट अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए अब अभी तक निगेटिव फीडबैक गया था, आपको ध्यान है, ये निगेटिव फीडबैक गया था कि एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है आप वो बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब हो गया है, अब फॉलिकल्स को इसकी नीड नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक भी जाता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, ये निगेटिव फीडबैक के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक भी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी तक जाता है कि अब जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं और वो रप्चर कर रहा है। अब देखिए उसमें क्या होता है, देखिए ओव्यूलेशन हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्रिएटेड अ पॉजिटिव फीडबैक। अभी समझाया, निगेटिव के साथ एक पॉजिटिव फीडबैक भी गया ऑन अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उससे क्या होगा, अब पिट्यूटरी एस्ट्रोजन बंद कर देगी और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ करेगी। ठीक है, अभी तक उसने क्या किया था, 2 हार्मोन रिलीज़ कर रही थी, हमने आपको दिखाया था ना, FSH और LH। ठीक है, FSH जो था वो इसको मैच्योरेशन के लिए चाहिए था जो स्टार्टिंग पीरियड में था,
ठीक है। ये जो स्टार्टिंग एंडोमेट्रियम जो कि हमारे 6 डेज से लेकर 13 डेज तक की थी, अब ये LH का काम आया यहाँ पर। अब LH क्या करेगा, LH जो एवोल्यूशन पीरियड है, ओव्यूलेशन पीरियड है 14 डेज का, यहाँ पर वो क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रप्चर द ग्राफिकन फॉलिकल्स। अब ये हेल्प करेगा इन फॉलिकल्स को रप्चर करके एग को बाहर निकाल के रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो मैच्योर किसने किया, FSH ने किया। फिर LH क्या किया, LH ने इस मैच्योर जो फॉलिकल था उसकी वॉल को एक रप्चर कर दिया, और जो जितने भी जो सेकेंडरी oocyte थे वो इससे वॉल से बाहर आ गए, और ये सेकेंडरी oocyte अब कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। इस रप्चर पोजीशन को और ये फॉलिकल्स के बाहर निकलने को, सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने को क्या कहा जाता है बेटा, ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है या फिर ओव्यूलेशन, और ये होता है 14 डेज पर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, दोबारा एक बार आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या होता है। देखिए, लास्ट जो फेज़ है उसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, और ये कब से कब तक होता है, 15 से 28 डेज तक। 15 इसलिए क्योंकि 14 डेज पर तो वॉल रप्चर होकर ओव्यूलेटरी फेज़ कंप्लीट हुआ था, और अब 15 से 28 डेज तक का जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत सुटेबल टाइम होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ जो 15 से 28 डेज का होता है, जो लास्ट फेज़ है हमारा, इसमें क्या हुआ, ये रप्चर ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है, ये रप्चर हुई, और फिर क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम, उसके बाद क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। अब देखिए इसमें पहले डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक 14 डेज तक का तो हमने देख लिया था। अब क्या हुआ बेटा, अब 14 डेज से 15 से जो 28 डेज वाला टाइम होता है बेटा, इसमें जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है ये और मैच्योर होती है, फुल्ली मैच्योर हो जाती है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर यूट्रस का है। अब ओवेरियन फेज में जो ओवरी के साथ क्या हो रहा है, रप्चर हुआ, oocyte बाहर निकला। अब oocyte तो बाहर निकल आया बेटा, लेकिन जो ये फॉलिकल बचा हुआ है, जिस पार्ट से ये बाहर निकला है, ठीक है, उसका क्या होता है, ये oocyte तो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जो ये पार्ट बचता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है और येलोइश कलर का होने लगता है। ठीक है, जब oocyte बाहर निकल आता है, मतलब कि जब एग बाहर निकल आता है फैलोपियन ट्यूब ओवरी से, तो जो ये पार्ट बचता है इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये श्रिंक हो जाता है, येलोइश हो जाता है, और इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद ये श्रिंक होकर धीरे 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 क्या होता है, डिग्रीगेट हो जाता है, और कार्पस एल्बिकेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखिए इसमें, अब ये यूट्राइन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पर यूट्राइन साइकिल में देखिए बेटा, जो ये पूरा फुल्ली मैच्योर हो गया। अब अगर इसी पीरियड में कहीं पर इसमें स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कंसीव हो जाएगा बेबी, और जाइगोट फॉर्मेशन, फर्दर सेल डिवीज़न, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन और क्या होगा, कुछ हार्मोन अगर कंसीव हो गया तो कुछ हार्मोन्स और आएंगे और ये वॉल डिग्रीगेट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये कार्पस ल्यूटियम बनता है तब प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी होता है बट कम अमाउंट में होता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन यहाँ पे फिर से रिलीज़ हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो ये पूरी मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है, पूरी मैच्योर हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जब ये एस्ट्रोजन जो है ये बहुत कम है और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर उसके बावजूद कोई फ्यूज़न नहीं हो रहा है तो कुछ देर बाद इनका प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। मतलब 28 डेज तक तो ये वेट करता है, इनका सिक्रीशन होता है, लेकिन उसके बाद अगर 28 डेज तक कुछ भी फ्यूज़न नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता एग के साथ, तो इन जो हार्मोन्स हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है, इनका सिक्रीशन धीमे धीमे बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है, आपको याद होगा अभी हमने बताया था कि कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी कमी से जो
जो एंडोमेट्रियम की ये वॉल है, जब इन पर ये हार्मोन्स कम आएंगे, नहीं पूरे तरीके से मिल पाएगा, तो ये जो इसकी वॉल है ये झड़ने लगती है, डिग्रीगेट होने लगती है, फ्लश आउट होने लगती है। और इसके साथ जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte ये बाहर निकला था, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट कर रहा था, वो भी इसके साथ यूट्रस की इस वॉल के साथ और ब्लड के साथ बॉडी से दोबारा मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आ जाता है। क्लियर है? कुछ कन्फ्यूज़न अगर लग रही हो तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट करके बिल्कुल बताना। इस प्रोसीजर को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। डायग्राम का आप देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इजी वे में है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है इसके बारे में भी बताना। चलो बाय।